एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है एंड ट्रस्ट मी, ये डिफिकल्ट सिर्फ इसीलिए लगता है क्योंकि हमारे जो बेसिक्स है ना वो क्लियर नहीं होते हैं। तो हर एक बेसिक मैं आपको बताऊंगी, तो अच्छे तरीके से सुनना। रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक आइडिया रिडॉक्स रिएक्शन का होना चाहिए। नहीं भी है तो वैसे तो मैं आपको बताऊंगी, बट स्टिल है तो बेटर रहेगा, ठीक है। सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। सो नेम है स्टडी वेयर हाउस 2.0, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो और ये नोट्स की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिरकार होती क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, इलेक्ट्रो यानी कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और केमिस्ट्री यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल्स से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। यानी कि कुछ रिएक्शंस हम कराएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आपको पता है हमारा करंट डेवलप होगा। तो जो रिएक्शंस मैंने कराई उसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी कहीं ना कहीं, ठीक है, जो कि हमारे बैटरीज में होता है। इसके अलावा मैंने एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके कुछ रिएक्शन भी करवा दी जिसको मैं इलेक्ट्रोलिसिस कहती हूँ। तो दोनों चीज हम कर सकते हैं, और दोनों चीज हम कैसे करेंगे वही हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास ना रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से हो गई, ठीक है। तो जो खुद से हो जाती है वो रिएक्शन होती है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एक्चुअल में तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना हमारी दो टाइप की होती हैं, गैल्वेनिक और हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि जहां पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, पर एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो टर्म है स्पेसिफिकली गैल्वेनिक सेल के लिए ही यूज करा गया है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गैल्वेनिक सेल की ही बात कर रहे हैं, ये आप समझो। बट इन जनरल क्लासिफिकेशन दो टाइप में होता है, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक दोनों में ही, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो खुद से हो जाएंगी, वो खुद से हो जाएंगी तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, हमने कहा उसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन याद है, नहीं याद है, चलो मैं बता देती हूँ। देखो रिडक्शन में हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि मान लो Cu2+ है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा और ये Cu में चेंज हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये प्रोसेस रिडक्शन का होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसमें होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि जिंक जो है Zn2+ में चेंज हो गया, दो इलेक्ट्रॉन्स इसने खुद से निकाल दिए। अगर इवन कॉपर भी मान लो खुद में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का होगा। पर जहां पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा रिडक्शन का, ठीक है। तो बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इसने एक्सेप्ट करे इसने लूज करे, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जहां भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करा देते हैं। कैसे कराते हैं अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी गैल्वेनिक सेल में, जहां पे हम क्या कह रहे हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, यानी कि मैं एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगी और मैं एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराऊंगी जो खुद से नहीं हो रही थी। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी खुद से नहीं होगी, पर मैंने एक्सटर्नली एनर्जी दे दी ना, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा दी, अब वो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, आई होप इट इज क्लियर। जहां भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिडक्शन, जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेनली दो प्रकार की हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक। गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। बेसिकली ये हमें कुछ वोल्टेज प्रोवाइड कर रही हैं, अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन से हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका दैट इज दी डैनियल सेल,
ठीक है। और डैनियल सेल ही हमारे सिलेबस में भी है और ये है हमारी डैनियल सेल, ठीक है। इस डैनियल सेल में देखो क्या है, हमने दो हाफ सेल ले रखी हैं, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं, दो हाफ सेल लेते हैं। एक हाफ सेल ये है, हाफ सेल बेसिकली क्या है, जब हमने एक बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है और एक उसी में इलेक्ट्रोड इंसर्ट करा है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये जो रॉड हमने इंसर्ट करी है, ये जो लिक्विड है, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर ये दूसरी हाफ सेल है, यानी कि यहां भी एक बीकर में मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है और इसमें भी मैंने एक इलेक्ट्रोड इंसर्ट करा है। तो ये दो हाफ सेल्स हैं, दोनों में अलग अलग प्रोसेस होंगे, एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा। ओवरऑल इसको मैं क्या कह दूंगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाफ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे हाफ रिडक्शन होगा। जब दोनों रिएक्शन को एडअप में कर दूंगी तो एक ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो हमने पहली बात कुछ और चीजें मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो। ये कुछ चीजें अभी से याद कर लो, लोन, एनॉक्स, कैटरेड, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, जिसको नहीं पता है अच्छे तरीके से लर्न कर लो। एनऑक्स, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, याद रख लो। कैटरेड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। और लोन, लेफ्ट में हमेशा एनोड को लोगे और एनोड में क्या होगा, अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो लेफ्ट में मैंने एनोड लिया है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा वो हम देखेंगे अभी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एनोड हमने जिंक की रॉड ली है, जिंक को जिंक सल्फेट के ही सोल्यूशन में डाला है। फिर कैथोड की बात करूं तो कैथोड कॉपर लिया है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में ही हमने डाल रखा है। ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, पूरे कॉम्बिनेशन को एक इंडिविजुअल सेल में कह रही हूं, ठीक है। ओके, अब ये क्या है अंदर, ये सारी इंटरनल चीजें हैं, ये थोड़ा बहुत हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है ना। एक्सटर्नल आप कुछ भी जोड़ोगे तो वो आपका एक्सटर्नल सर्किट कहलाएगा, ये इसका इंटरनल सर्किट कहलाएगा, ठीक है। जो दोनों मेरे पास हाफ सेल्स हैं इनको कनेक्ट हम कराते हैं एक सॉल्ट ब्रिज से। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कुछ सॉल्ट्स हम डालते हैं, जैसे KCl अगर अगर हो गया, नाम है उसका, ठीक है, अगर अगर। तो मोस्टली तो KCl होता है, कुछ अमाउंट हम अगर अगर का भी डाल देते हैं। इसका काम क्या है अभी हम देखेंगे, बट उससे पहले अब रिएक्शन पे आ जाते हैं। हमने कहा ये है एनोड, एनोड पे मैंने कहा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन आप समझ गए हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये जो जिंक है ना मेरा, ये चेंज हो जाता है Zn2+ में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये निकाल देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली अंदर सोल्यूशन के अंदर तो जाएंगे नहीं, सोल्यूशन के अंदर सिर्फ आयन जाएगा, ये चीज याद रखना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर विच मींस कहां से होगा, एक्सटर्नल सर्किट से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे, ये जो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचे तो क्या होगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गए हैं। कैथोड पे हमने कहा कैट रेड रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे ये जो Cu2+ है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और ये Cu में चेंज होता जाएगा। और ये Cu2+ कहाँ है, यहाँ है ना, इलेक्ट्रोलाइट में देखो Cu2+ है। इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और ये कॉपर में चेंज हो गया। तो बेसिकली ये जो जिंक की रॉड है ये क्या हो रही है, ये यहाँ पे डिसॉल्व हो रही है ना एक तरीके से। इसीलिए जब ये रिएक्शन हम देखते हैं ना तो ऐसा लगता है जिंक कोरोड हो रहा है, क्योंकि जिंक बार बार क्या हो रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है। जिंक अपने आयन में बार बार चेंज होता जा रहा है। कॉपर की जो रॉड होती है ना वो मोटी होती जाती है, क्यों, क्योंकि कॉपर के रॉड के ऊपर बार बार कॉपर आके डिपॉजिट हो रहा है। ये क्या था, देखो आयन था ना, ये आयन क्या हुआ, इस आयन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और ये कॉपर में चेंज हुआ। तो ये कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा, इसी के ऊपर तो आके डिपॉजिट होगा। तो ये जो कॉपर की रॉड है ये मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर बार बार क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। ये बेसिक बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से हुआ, यानी कि जो करंट का ट्रांसफर है, करंट का मूवमेंट है कहां से होगा, इलेक्ट्रॉन के हमेशा ऑपोजिट होता है ना, तो करंट इधर से इधर मूव करता है। विच मींस जब हम एक गैल्वेनिक सेल की, जब हम एक वोल्टेइक सेल की बात करते हैं तो कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वहां पे एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। लोन ऐसा ही रहेगा, एनॉक्स, कैटरेड ये ऐसे ही रहेंगे, बट डिफरेंस क्या आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो कैथोड है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको अच्छे तरीके से सुन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेटली अकर करेंगे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या होगा, करंट डेवलप होगा। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे आपको जरूरत है ही नहीं,
क्या यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है? क्या मैंने इसको किसी दूसरी बैटरी से जोड़ा है? नहीं, क्योंकि ये ही एज अ बैटरी एक्ट कर रही है, ये ही हमको वोल्टेज सप्लाई करेगी। और वो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है? सो दैट इज 1.1 वोल्ट। ये हमें कितनी वोल्टेज सप्लाई करती है? 1.1 वोल्ट करती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अभी और देखेंगे हम। पहले जरा इधर पे आ जाओ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा कहा था? जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तब एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक बैटरी एक्सटर्नली लगाई हुई है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक एनोड है, एक कैथोड है, पर मैंने कहा था एनोड यहाँ पे कैसा होगा? पॉजिटिव, तभी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा है। कैथोड हमने कहा यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अब पूरी रिएक्शन वगैरह क्या हो रही है वो तो हम धीरे धीरे अभी देखेंगे, बट बेसिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होगी और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम यहाँ पे कराएंगे। जो ये रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो ये खुद से नहीं होगी, हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? बाहर एक एक्सटर्नल बैटरी को लगा के, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लो। नोट्स में सब कुछ मेंशन्ड है, जो भी मैंने आपको बता दिया कि जिंक को ZnSO4 में डिप करा, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, फिर हमने जो सॉल्ट ब्रिज है वो लगा दिया, वो सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम है पढ़ना अच्छे तरीके से उसको। नोट्स तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, और मैं जो बता रही हूँ ना आपको बस अभी उसको सुनना है अच्छे तरीके से, एंड उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि जितना हम ज्यादा सुनते हैं ना उतना ज्यादा हमें याद भी रहता है, ठीक है, कि अच्छा हाँ उस टाइम पे मैम ने ये बताया था तो हमें याद है। तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से सुनना है एंड लिखते भी रहना है। नोट्स में तो सब कुछ मिल ही जाएगा, छोटी छोटी जो चीजें मैं बता रही हूँ जो आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो लिखते भी रहना, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो मैंने कहा ये रिएक्शन हो गई है ना, और मैंने क्या कहा था? ये एक हाफ रिएक्शन है, तो ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। कैथोड पे मैंने कहा ये वाली रिएक्शन हुई, ठीक है, और ये क्या है? हमने कहा दिस इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो देखो कैंसिल हो जाएंगे ना, दोनों को ऐड करूंगी तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, तो क्या बनेगी इक्वेशन? Zn प्लस Cu2 प्लस इज फॉर्मिंग Zn2 प्लस प्लस Cu। ये होगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। और ये जो हमारी सेल है इसका रिप्रेजेंटेशन भी हमें पता होना चाहिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड को एनोड वाली चीज लिखते हैं, याद करो वापस से लोन पढ़ाया था, लेफ्ट में एनोड वाली चीज लिखते हैं। तो Zn को मैंने Zn2 प्लस में बेसिकली चेंज करा है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम डबल लाइन बनाते हैं। ये डबल लाइन क्या बता रही है? ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करती है, ठीक है। दिस इज डिनोटिंग द सॉल्ट ब्रिज। फिर हमने कहा Cu2 प्लस किस में चेंज हो रहा है? Cu में। तो इस तरीके से हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन आयंस का ही चेंज होता है, ठीक है। तो जो हम आगे नर्स्ट इक्वेशन वगैरह में कॉन्सेंट्रेशन भी लेंगे, सिर्फ हम आयंस का ही ले रहे होंगे, ठीक है। और आप इनकी स्टेट भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे। नाउ ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैंने आगे पे मेंशन भी करा हुआ है, जैसे कि देखो यहाँ पे दिस इज द सेल नोटेशन। इस तरीके से आप सेल को रिप्रेजेंट करोगे। लेफ्ट में हमेशा एनोड वाली चीज आएगी और राइट में हमेशा कैथोड वाली चीज आएगी, और ये डबल लाइन क्या दिखा रही है? सॉल्ट ब्रिज को ये डिनोट कर रही है, ठीक है जी। अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका काम क्या है? हमने कहा KCl और अगर इसमें डाल रखा है, काम क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम है इसका, ठीक है। ऑल्सो ये जो पूरा सर्किट है उसको कंप्लीट भी करता है, और ये प्रिवेंट करता है कि दोनों सोल्यूशंस जो हैं वो आपस में मिक्स ना हो। ये काम होता है हमारे सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन कर रहा है? कि ऐसा ना हो कि कहीं एक पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, ठीक है, ऐसा ना हो। ये मेंटेन करने का काम किसका है? हमारे सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। चलिए, ये भी हमने देख लिया है। रिएक्शन क्या हो रही है वो सब मैंने यहाँ पे शो कर दी है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट हमारा करंट फ्लो होगा, यहाँ पे आके रिडक्शन हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन ये वाली है। पोटेंशियल कितना डेवलप कर रहा है? हमने कहा 1.1 वोल्ट का। अब देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ना ये सेल के साथ एक्सटर्नल वोल्टेज कोई दे दूं जो कि 1.1 से कम है, तो इसको क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये खुद 1.1 वोल्ट जनरेट कर रहा है। मैंने कोई एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, वो जो एक्सटर्नल बैटरी है
वो 1.1 से कम का ही वोल्टेज सप्लाई कर रही है, तो इसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिएक्शन है वो एज इट इज होती रहेगी। पर अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी है जिसका जो ईएमएफ है वो 1.1 वोल्ट ही है। तो अब क्या इसमें रिएक्शन नॉर्मली होती जाएगी? नहीं, रिएक्शन विल स्टॉप। ठीक है, रिएक्शन रुक जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये खुद भी 1.1 वोल्ट का जनरेट कर रहा है ईएमएफ, एक्सटर्नल भी आपने 1.1 वोल्ट का लगा दिया, तो अब कोई रिएक्शन होगी नहीं। तीसरा केस क्या होगा, अगर आपने एक्सटर्नल एक ऐसी बैटरी जोड़ दी है जिसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट से भी ज्यादा है, इस केस में ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगी, क्योंकि एक्सक्यूज मी, जो एक्सटर्नल वोल्टेज मैंने लगा दिया है ना, वो ये जो वोल्टेज डेवलप कर रहा है, इसका जो ईएमएफ है बेसिकली उससे भी ज्यादा वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दी है एक्सटर्नली। तो उस केस में रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, और रिएक्शन अगर रिवर्स होगी तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगी। यानी कि पहले तो उसमें खुद से रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियस, अब मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा लगा दी है तो ये उल्टी रिएक्शन करा देगा। उल्टी तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी ना, वो खुद से नहीं होना चाह रही है, पर ये कराएगा, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो कराएगा, तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और कोई चीज हमने स्किप तो नहीं करी? ठीक है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाकी ये सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब आपको ये सब समझ में आ गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको मैक्सिमम टाइम्स रिडक्शन पोटेंशियल ही हम लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो पोटेंशियल है ना वो दो प्रकार का होता है, एक है रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी नहीं लेते हैं, ये चीज दिमाग में अभी के अभी बैठा लो। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी कितनी, जो भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसकी नेगेटिव होगी। ठीक है, मान लो 1 वोल्ट लिया है, ये है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल मान लो, तो ऑक्सीडेशन में नेगेटिव हो जाएगा वो। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, तो नेगेटिव हो जाएगा हमेशा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये आखिरकार है क्या? तो बेसिकली हमने क्या कहा, जब हम एक हाफ सेल ले रहे थे ना, तो हाफ सेल में मैंने क्या कहा, हाफ सेल क्या है कि मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया है, उसको उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कर दिया। जैसे कॉपर लिया तो कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, जिंक लिया जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, मैंने कहा ये हाफ सेल हो गई मेरी, है ना। तो इसमें क्या है, ये हाफ सेल में जो आपने इलेक्ट्रोड डाला, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, उन दोनों के बीच में ही एक पोटेंशियल डेवलप होने लगता है। उस पोटेंशियल को ही मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहती हूँ। ठीक है, और इसको हम क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लेते हैं। यानी कि हमेशा रिडक्शन वाला प्रोसेस ही आप देखोगे, कभी भी ऑक्सीडेशन वाला नहीं देखोगे। अब हो तो कुछ भी सकता है, जैसे हमने कहा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, हमने कहा कैथोड पे रिडक्शन होगा, पर जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वी आर ओनली गोइंग टू सी द रिडक्शन थिंग, कि रिडक्शन होने में कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ठीक है, जैसे कि Zn2 प्लस Zn में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, Cu2 प्लस Cu में चेंज हो रहा है, कितना रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिएक्शन क्या हो रही है एक्चुअल में उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या है कि भाई जो दो इलेक्ट्रोड्स है हमारे, उन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सेल पोटेंशियल हो गया। क्योंकि सेल में मैं पूरी सेल को कंसिडर कर रही हूँ ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब मैं बात कर रही हूँ मैं सिर्फ हाफ सेल को ले रही हूँ, सेल पोटेंशियल की जब मैं बात कर रही हूँ मैं पूरी सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेल ईएमएफ में। अब ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। फिजिक्स में जब हम ईएमएफ की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इन द एंटायर सर्किट, है ना, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी यही कहते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर चीज है, जब भी आप सेल को यूज नहीं कर रहे हो, है ना, आप सेल को यूज नहीं कर रहे हो, तो मैक्सिमम जो वो जितना पोटेंशियल दे सकती है वो उसका ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जबकि कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, वो हमारा सेल ईएमएफ होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ईएमएफ सेल पोटेंशियल से ज्यादा ही होता है। ठीक है, बट किसी केस में पोटेंशियल जो सेल पोटेंशियल है वो ज्यादा भी हो सकता है। याद है कौन सी कंडीशन थी, चार्जिंग की कंडीशन, जब आप उस बैटरी को क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना फिजिक्स में, पढ़ा है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा है ना। तो हमने कहा यूजुअली तो क्या होता है, जो ई है वो हमारा वी से बड़ा ही होता है ना, ई जो है वो वी से हमारा बड़ा ही है। बट ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि ये जो वी है हमारा ये बड़ा हो जाए,
और ये कब होगा, ये चार्जिंग की कंडीशन में ही होगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ई सेल का मतलब क्या है, ई सेल का मतलब है सेल पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, सेल पोटेंशियल है, ठीक है जी। दोनों आपस में इक्वल होंगे कब, जब हमारे पास कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, जो कि इस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हो, I 0 होता है तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करके भी आप इसको समझ सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेल पोटेंशियल है निकालते कैसे हैं, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये ई कैथोड क्या है, तो भैया ये रिडक्शन पोटेंशियल है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये कैथोड का। तो क्या एनोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा, आप सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को ही लोगे, ठीक है। आप सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लोगे, जो कि ये है, ठीक है। भले ही एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बट आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लोगे, यू आर ओनली गोइंग टू टेक दी रिडक्शन पोटेंशियल्स। ई कैथोड यानी कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ई एनोड यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड, ठीक है। चलो, तो आई होप यार ये सब आपको समझ में आया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ इतना है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जो कि क्या होती हैं, 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम कॉन्सेंट्रेशन 1m ले लेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, यहाँ पे आयंस का ही होगा, ठीक है। प्रेशर 1 बार हम ले लेते हैं, ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। स्टैंडर्ड में और कुछ अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ई नॉट आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ई नॉट आ जाएगा। सिमिलरली जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसको भी हम ई नॉट सेल करके लिख देंगे, तो यहाँ पे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा, ठीक है। सेल ईएमएफ का ये फॉर्मूला है, तो स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ का ये वाला हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है ये, ठीक है। तो आई होप यार ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें तो एज सच हमारा और कुछ नहीं बचा है, ये हमने पढ़ लिया है। देखो वापस मैंने यहाँ पे यही लिखा है, जब मैं इस टाइप से कोई सेल लिख रही हूं ना, तो पहले तो आपको खुद यहाँ पे पहचान जाना है कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। लेफ्ट पे हमेशा एनोड को लिखेंगे, यानी कि कॉपर एनोड है, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, मैंने कहा ऑक्सीडेशन। तो यानी कि कॉपर जो है Cu2+ में चेंज हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले होंगे, ये क्या होगा, मेरा कैथोड होगा, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो यानी कि Ag+ किस में चेंज होगा, Ag में। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, पर यहाँ पे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस मेरे पास हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, देखो दोनों को ऐड कर दो, ओवरऑल रिएक्शन होगी Cu+2Ag+ इज फॉर्मिंग Cu2+ 2Ag। नाउ ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे ना नर्स्ट इक्वेशन के, तो वहां पे ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कोई स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है, नहीं, पर यहाँ पे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर भूल गए तो पूरी नर्स्ट इक्वेशन में जो भी कैलकुलेशन करोगे उसमें एक 0 मिलेगा। क्यों, वो मैं अभी आगे जब कैलकुलेशन बताऊंगी तब आपको मैं दिखा दूंगी, ठीक है। बट एनीवे यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जब आप ऐसी कोई सेल आपको गिवन है, इसका जब आप ई सेल निकालोगे तो हमने कहा वो होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन सा है, ये ना, क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, तो Ag+ Ag में चेंज हो रहा है। यहाँ पे भले ही एनोड है, एनोड में होता ऑक्सीडेशन है, तो Cu चेंज हो रहा है Cu2+ में, पर मुझे इससे मतलब नहीं है। मैंने कहा जब इस फॉर्मूले में कोई चीज आएगी तो हम बात सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की ही करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, यहाँ पे भी आपने लिखा हुआ देखा होगा कि हमने क्या कहा, जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में लेते हैं हम इसको, तो ऑलमोस्ट ये 0 ही होता है। तो इसका काम क्या है, ये आखिरकार है क्या, तो देखो इसका ना बस हम यूज करते हैं सो दैट बाकी जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम निकाल सके, ठीक है। तो ये है क्या, इसमें हम क्या क्या लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इनर्ट होता है। देखो इलेक्ट्रोड्स भी ना 2 प्रकार के होते हैं, एक इनर्ट होता है, एक एक्टिव होता है। दोनों पढ़ेंगे हम अभी इलेक्ट्रोलिसिस में भी। एक्टिव का मतलब वो है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और इनर्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें इनर्ट ही लेना है, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, बस ये अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद प्लैटिनम ब्लैक कोटिंग, ठीक है, जो कि हम इसी के ऊपर लगा देते हैं। सो दिस पोरस लेयर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया।
अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने क्या कहा कि इस इलेक्ट्रोड को मैं ले क्यों रही हूं, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, एड्सॉर्प्शन के लिए। अब मैम ये एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेसिकली जिसमें सरफेस में पार्टिकल्स आके अक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है, फिजिकल एंड केमिकल, बट वो सरफेस केमिस्ट्री में था, सब आपका डिलीटेड है। बस आप इतना समझो कि यहाँ पे ये सिर्फ अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहा है सो दैट हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो आके ऊपर पे अक्यूमुलेट हो जाएं, ठीक है। रिएक्शंस मोस्टली हमारी ये वाला जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है ना, इससे बहुत सारी होती हैं, बट हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमें उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस आप इतना समझो कि प्लैटिनम जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो हमने इसीलिए ले रखा है सो दैट हाइड्रोजन का वहां पे एडसॉर्प्शन हो सके, और एडसॉर्प्शन क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। देन हम और क्या ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1m, m क्या होता है, मोलैरिटी, है ना। तो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की ही बात कर रहे हैं, नाम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम 1m H+ आयन का सोल्यूशन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और H+ आयन सोल्यूशन मिलेगा कैसे, तो किसी एसिड से ही मिलेगा, तो कोई सा भी एसिड यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पे पास करा रहे हैं, और प्रेशर 1 बार रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस। टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पे इसका डायग्राम भी आप देख लो, दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे जो हमारा कैथोड है, ठीक है, जो हमारा कैथोड है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, जिसका भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है वो आप एज कैथोड ले लो। इसको मोस्टली हम एज एनोड ही यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा SHE है ना, इसको मोस्टली हम एज एनोड ही यूज करते हैं, एज कैथोड भी कर सकते हैं बट मोस्टली हम एज एनोड ही करते हैं। क्यों, क्योंकि E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 क्यों आ गया, क्योंकि हमने कहा हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको जब मैं एज एनोड लूंगी तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका जो पोटेंशियल है वो, जब मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रही हूं तो वो तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो जो भी मुझे सेल पोटेंशियल मिला वो किसका है, वो इस कैथोड का ही है। इस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल विच मींस मुझे मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वो भी हमें शो करना पड़ेगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये, ठीक है। हुआ क्या, देखो यहाँ पे हमने कहा इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड लिखते हैं ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम, ठीक है। देन हमने क्या लिया है, हमने गैस ली है हाइड्रोजन, जिसको हम पास करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे प्रेशर कितना है, 1 बार। देन हमने कहा हमने H+ आयन का सोल्यूशन भी तो लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने H+ लिख दिया, एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1m। सो दिस इज दी सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन फॉर दी SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब रिएक्शन क्या हो रही है हमारे पास, तो यहाँ पे ये 2 रिएक्शन होती हैं, ठीक है। तो एज एनोड हाइड्रोजन जो है वो आयन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, ये निकालेगा, और एज कैथोड रिडक्शन होगा ऑब्वियसली। तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारा आयन है ये चेंज होगा किसमें, गैस फॉर्म में, ठीक है। तो एज एनोड ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा, सो दिस रिएक्शन। एज कैथोड ये रिएक्शन होगी, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। और मोस्टली हम एज एनोड ही लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जो भी सेल पोटेंशियल आया है वो इसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि कैथोड का, जो भी हमने एज कैथोड ले रखा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने जिंक लिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जब मैं रिएक्शन वगैरह करवाऊंगी तो मुझे बेसिकली क्या मिल जाएगा, E0 Zn2+/Zn। अगर आप यहाँ पे कॉपर ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, E0 Cu2+/Cu। बेसिकली आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलेंगे, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कंसिडर नहीं करते हैं। निकाल आप उसको भी सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, जो भी वैल्यू आई है उसका माइनस कर दो, बट क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेते हैं। एक वैल्यू ले ली है बस, उसकी हेल्प से हम सब निकाल लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको SHE समझ में आ गया होगा, और इसका काम क्या है, इसका काम बस इतना ही है, हम इसकी हेल्प ले रहे हैं बाकी जितने भी हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। और जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो उस केस में इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कितना है, 0 वोल्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो हमारी EC सीरीज है, ये आखिरकार क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, ये बेसिकली आपकी एक तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज ही है, ठीक है। कुछ आप नया नहीं पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब हम EC सीरीज लिखते हैं तो मोस्टली हम ऑपोजिट कर देते हैं ऑर्डर, है ना। तो आप इसको सिंपली रिएक्टिविटी सीरीज के फॉर्म में ही लर्न करो। रिएक्टिविटी सीरीज जो क्लास 10th में पढ़ी थी, याद है कि नहीं है,
अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ विद अ ट्रिक, ठीक है। कुछ ही एलिमेंट्स हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि सारे आपको लर्न करने की वैसे भी जरूरत है नहीं। तो देखो, कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ, ठीक है। कौवे, पोटेशियम, ने, सोडियम, कहा, कैल्शियम, मोगली, मैग्नीशियम, Al, अब, एल्यूमिनियम, जिंदगी Zn, जिंक, फटी Fe, आयरन, पुरानी Pb, लेड, हो H, हाइड्रोजन, चुकी Cu, कॉपर, है ये वाला Hg, मरकरी है, आगे आओ, Ag क्या होता है, सिल्वर, Au क्या होता है, गोल्ड, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, नीचे वाला क्या होता है जी, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है ना, यानी कि ऊपर से नीचे आने में रिएक्टिविटी घटती है। अब देखो, अगर जो मेरा पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो विच मींस ये बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को खुद से निकाल देगा ना, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है उसको मैं क्या कहती हूं, याद है ना, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि जो ये मोस्ट रिएक्टिव वाले हैं, जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा है। तो इसका उल्टा डिफिकल्ट होगा ना। अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इनका रिडक्शन करना है तो क्या इनका रिडक्शन आसानी से होगा, नहीं, इनका रिडक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो विच मींस ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनका रिडक्शन आसानी से नहीं होता है, तो ये बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। एक चीज बस आप याद कर लो, पोटेशियम वाली, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अब आपको ये लर्न हो गया कि ये तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, विच मींस यहां पे से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो गया। तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है तो बुरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। नीचे ऑपोजिट हो जाएगा ना, अगर ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो ये क्या होंगे, बुरे रिड्यूसिंग एजेंट, दीज विल बी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट ये बुरे हैं तो यानी कि ये अच्छे क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, है ना। डिफिकल्ट लगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही इसको लर्न करना है, ठीक है। अब एक और चीज, जो हम ई नॉट वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना, हम ई नॉट वैल्यू की बात कर रहे हैं, और बेसिकली ई नॉट वैल्यू क्या है, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते ही नहीं है, ठीक है, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो होता है नेगेटिव में, यानी कि कम होता है, ठीक है। और यहां पे हमने कहा ई नॉट जो होता है इनका, ये पॉजिटिव में होता है, यानी कि ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे जब मैं आ रही हूं तो रिएक्टिविटी घट रही है पर ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ई नॉट क्या है, हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और हमने तो अभी कहा कि भैया इनका रिडक्शन होगा ही नहीं आसानी से। अगर इनका रिडक्शन आसानी से नहीं होगा तो इनकी वैल्यू कम होगी ना, तो नेगेटिव में इनकी वैल्यू है, और ये बढ़ती रहती है यहाँ, यानी कि इधर पे नेगेटिव है और इधर पे जब नीचे नीचे आते जाएंगे तो इट विल बिकम मोर पॉजिटिव, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। और हाइड्रोजन का आपको पता है, अभी देखा था कितना होता है, ऑलमोस्ट 0 ये होता है, ठीक है। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी मेंशन करी है। एक और चीज, इसको ई नॉट सेल मत लिखो, ठीक है, सिर्फ ई नॉट की वैल्यू। बेसिकली हम कैथोड या एनोड, एज कैथोड ले रहे हैं, एज एनोड ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ऑफ द इलेक्ट्रोड, हम पूरे सेल को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो ये ई नॉट सेल वाला टर्म जरा यहाँ पे से हटा देना, सिर्फ हम ई नॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ हम रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर जिसको मैं क्या कह सकती हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप यार ये बेसिक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा जब हम नीचे को जाते हैं, है ना, जब हम नीचे को जाते हैं, हम आयन की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम आयन की बात कर रहे हैं, उस केस में आपको पता है जो नीचे होता है उसका डिस्चार्ज आसानी से हो जाता है, और इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेहतर तरीके से समझेंगे। यानी कि जो भी नीचे है ना, वो इजीली जाके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और वही तो वैसे मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, नीचे वालों का जो रिडक्शन है वो आसानी से हो जा रहा है, तभी तो ये क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी देखेंगे भी कि जो नीचे होगा, जैसे मान लो H+ और Na+ में कंपटीशन हो गया, दोनों ही जाना चाह रहे हैं, ठीक है, दोनों कैटायन हैं, ये जाते हैं कैथोड में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात मैं कर रही हूँ, दोनों में कंपटीशन हो गया, तो कौन जाएगा, जो नीचे है वो जाएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है वो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम देखेंगे वापस से, सो डोंट वरी अगर नहीं समझ में आया।
फिलहाल आई होप यार ये जो ईसी सीरीज है ये आपको समझ में आ गई है, जिसकी पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू है वो क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और जिसकी नेगेटिव में है, जो हमने अभी ऊपर वाले देखे थे, हमने कहा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कि ये वाले, और ये क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं नर्स्ट इक्वेशन में। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम हाफ सेल की बात करते हैं। हाफ सेल का मतलब पता है ना, अब तो एक इलेक्ट्रोड लिया, उसको उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया, उसी के इलेक्ट्रोलाइट में एज एन उसी के किसी सॉल्ट सोल्यूशन में, जैसे जिंक है तो जिंक का सॉल्ट सोल्यूशन, जिंक सल्फेट ले लिया, तो उसको उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डाल देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज द नर्स्ट इक्वेशन, बेसिकली ये होती है नर्स्ट इक्वेशन, हमें अल्टीमेटली यही लर्न करनी है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मैंने आपसे क्या कहा, वी आर ओनली गोइंग टू टेक द रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही लेने वाले हैं, मेरे को घंटा मतलब नहीं है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये एक मेटल है, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही तो आएगा। Mn प्लस किस में चेंज हुआ, M में चेंज हुआ, ठीक है। जैसे हम Cu2 प्लस Cu में चेंज हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, 2 करता है ना, वैसे ही इसके पास N पॉजिटिव चार्ज है तो N इलेक्ट्रॉन्स को ही ये क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। अब ये Q क्या होता है, ये होता है रिएक्शन कोशेंट, याद है कि नहीं, रिएक्शन कोशेंट में बेसिकली ऊपर आप लेते हो कॉन्सेंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का, और नीचे लेते हो कॉन्सेंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा था कि जो भी सॉलिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 लेने का, ठीक है। नहीं याद है या नहीं पता है तो अभी के लिए लर्न कर लो, जो भी सॉलिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आपको 1 ही लेना है, ठीक है। तो इसका तो 1 हो गया, एक्चुअल में इसको मैं क्या लिखती, देखो ये है मेरा प्रोडक्ट, नीचे है मेरा रिएक्टेंट, ठीक है। इसका तो 1 हो गया, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 1/Mn प्लस, समझ में आया। तो ये है मेरे पास, देखो E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस RT/NF इंटू LNQ। Q क्या है, समझ में आ गया है, रिएक्शन कोशेंट है। E क्या है, E है हमारे पास इन जनरल जो रिडक्शन पोटेंशियल है। E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। माइनस RT, R क्या होता है, R हमारा गैस कांस्टेंट है, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये होता है। T क्या है, टेम्परेचर, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर है हमारे पास तो 298 होता है, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन है नहीं, ठीक है। उसके बाद F क्या होता है, F हमारा फराडेस कांस्टेंट होता है। और फराडे कांस्टेंट क्या होता है, तो फराडे कांस्टेंट का बेसिकली मतलब है कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यही होता है। एक मोल में कितना होगा, एक मोल में क्या आता है, एवोगैड्रो नंबर ना, एक मोल जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो उसका नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन में जितना है उससे मल्टीप्लाई करा दो, है ना। ये आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना कूलम पर मोल आ जाएगा, 96,500 कूलम पर मोल, यही हमारा फराडे कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, अब ये सब तो मैंने पुट कर दिया। एन क्या है, एन ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूंगी तो मैंने कहा टेम्परेचर तो 298 होगा, तो 298 ले लेती हूँ, ठीक है। आर की वैल्यू मुझे पता है, टेम्परेचर मैंने 298 ले लिया, फराडे कांस्टेंट मुझे पता है। ये सब जब आप पुट करोगे ना तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी 0.0591। तो हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे 2 हैं, एल्यूमिनियम को अगर चेंज कर रहे हो तो 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये एन चेंज होता जाएगा। ये किसके लिए है, सिर्फ एक हाफ सेल के लिए। अब आ जाते हैं एक कंप्लीट सेल के लिए। तो कंप्लीट सेल में भाई रिएक्शन भी कंप्लीट होगी, रिएक्शन भी पूरी होगी, जैसे हम डैनियल सेल के लिए यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार है। तो जब हम बात कर रहे हैं कैथोड की, रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। जब हम एनोड की बात कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब जो हमारे पास सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल कैसे आता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। तो ई कैथोड और ई एनोड की वैल्यूज ये हैं, दोनों को माइनस कर दो, सो दिस माइनस दिस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ई नॉट सेल मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ जब मैं माइनस करूंगी तो अगेन कुछ चीजें आप कॉमन लो, ठीक है। ये जब आप कॉमन लोगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो log a माइनस log b, जो कि क्या होता है, log a अपॉन b होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो 1/Cu2 प्लस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऊपर किसका आएगा,
ऊपर हमारे जो एनोड वाला हमने ले रखा था उसका जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा। अब ये हम लर्न कैसे करें, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सुनो कैसे लर्न करना है। देखो ये रिएक्शन ना, पहली बात जब भी नर्स्ट इक्वेशन से कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है हमेशा इसको रिएक्शन के फॉर्म में पहले चेंज करो। तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या क्या रिएक्शंस होंगी। Zn2+ में चेंज हो रहा है ना। और मैंने कहा जो ये कॉपर है, कॉपर का आयन है, ये कॉपर में चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल ये रिएक्शन होगी ना। अभी हमने क्या कहा था, यहाँ पे आएगा Q, और Q क्या था हमारा, हमने कहा रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट क्या था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई प्रोडक्ट में ये दो आ रहे हैं ना, ये तो सॉलिड एस का 1 हो जाएगा, ये भी सॉलिड एस का 1 हो जाएगा, तो Q क्या हो जाएगा, Zn2+ अपॉन Cu2+ हो गया। तो बस ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आई। प्लस एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर कोई रिएक्शन में कोई स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है तो वो इनके पावर में लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल शो करती हूं एक, ठीक है। तो कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको E0 सेल निकालना है फॉर दिस रिएक्शन, जहां पे आपको E सेल गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और यहाँ पे लॉग हम ले लेते हैं। ऊपर पे क्या आएगा, हमने कहा ऊपर पे जो प्रोडक्ट है वो आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, Cr3+ है ना। मैंने कहा स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बहुत जरूरी है, इसका कितना है 2, तो ये 2 पावर में जरूर लिखोगे, भूलना मत, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, देखो नीचे आएगा ये Fe2+। तो Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन और पावर में कितना आएगा यहाँ पे 3, क्योंकि इसका जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है 3 है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो E सेल मुझे गिवन है, सो दिस इज गिवन। E0 सेल मुझे निकालना है माइनस 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे निकाल दो ना, रिएक्शन से देख लो। देखो 2Cr किस में चेंज हो रहा है, 2Cr3+ में। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है 6+ का ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको निकालने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो n कितना है, n आएगा यहाँ पे 6, ठीक है, ओके। अब देखो ये लॉग आ गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है 0.01, इसकी पावर 2 आ गई, और इसका कितना है, इसका भी 0.01 है। अगर देखो आप स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखते पावर में तो ये तो सीधे कट जाते, तो ये पूरा क्या हो जाता 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट भी देखना है, ठीक है, ओके। तो इसकी पावर है 3, तो ये इधर कट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा log 0. ये आ गया बेसिकली log 1 अपॉन 0.01, ठीक है, ये ऊपर चला गया। log 100 हो गया। log 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा ना। देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो जरा मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। log A माइनस log B होता है log A बाय B, log A प्लस log B होता है log A इंटू B, ठीक है, और log X की पावर A होता है A log X। तो ये पावर आगे आ गई, तो 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 2 इंटू log 10 आ जाएगा जो कि 1 है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो E0 सेल कैसे निकलेगा, E0 सेल के लिए इस वैल्यू को मुझे इस साइड भेजना पड़ेगा एडिशन में, तो आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर होना चाहिए। मेरा मोटिव बस ये बताने का था कि स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ट्राई करना। यहाँ पे भी आपको EMF निकालना है, E0 सेल गिवन है ना। तो यहाँ पे देखो E सेल कैसे निकालोगे, E सेल का फॉर्मूला जो अभी था वही पुट करो, माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, साफ साफ दिख रहा है। रिएक्शन लिख के आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे log हमने कहा ऊपर पे क्या आएगा, ये आएगा प्रोडक्ट, इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, और नीचे आ जाएगा Mg2+, ठीक है। तो ये अच्छा एक सेकेंड ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। रिएक्शन जब मैं लिखूंगी तो देखो ये क्या हो जाएगा, Mg हमने कहा Mg2+ में चेंज हो रहा है ना, और ये जो Cu2+ है ये चेंज हो रहा है Cu में, कैसे पता। इधर पे हमेशा हम क्या लिखेंगे, हमने कहा लेफ्ट में हमेशा एनोड लिखेंगे, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, देखो ये,
और ये क्या है, इस साइड पे कैथोड आएगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ऊपर क्या आएगा, ऊपर प्रोडक्ट आएगा ना, और प्रोडक्ट क्या है Mg2+, ठीक है, और नीचे आएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है Cu2+। तो इस टाइप से कॉन्सेंट्रेशन देखो गिवन है, इसका भी गिवन है, इसका भी गिवन है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आई होप नर्स्ट इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जो ई सेल होता है ना वो हो जाता है 0। तो नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल के जगह पे 0 पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन n, और यहाँ पे आ जाएगा केसी। अब ये केसी क्या है, यहाँ पे तो हम अभी तक क्यू लिख रहे थे, क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट, ये हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे केसी आया है। चलो क्या खुल गया, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल जी एंड सेल पोटेंशियल। सबसे पहली बात, ये डेल जी है क्या, सो ये है जिब्स फ्री एनर्जी, जो हमें ये बताती है कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है यानी कि खुद से होगी, सो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी तभी वो रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर डेल जी 0 आ गया है उसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से रिएक्टेंट वापस से बन जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है ना, दैट इज बेसिकली NF इंटू ई सेल। तो हमारा जो डेल जी होता है, जो हमारी जिब्स फ्री एनर्जी है, उसका फॉर्मूला -NF इंटू ई सेल होता है। अब इक्विलिब्रियम पे अभी मैंने पढ़ा कि हमारे पास ये चीज होती है, ठीक है, ई नॉट सेल एक्चुअल में होता है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो, दिस इज ई नॉट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू ये आई है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू जरा यहाँ पे पुट करना, तो क्या होगा, एक्चुअल में ये कैसे आया था, देखो ये कहां से आया था, ये हमारे RT अपॉन NF से ही आया था, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी -2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, इंटू ये क्या है यहाँ पे NF है ना, इंटू NF, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे log KC भी तो है, तो इसको भी जरा मैं लिख देती हूँ, है ना, दिस इज log KC। और ये 2.303 क्यों आता है ये आपको पता है, ये तभी आता है जब जो हमारा नेचुरल लोगैरिथम है ना, जिसको हम LG करके लिख रहे हैं, इसको सॉरी LG नहीं LN करके लिख रहे हैं, तो ये जो नेचुरल लोगैरिथम होता है इसको बेस 10 में जब मैं चेंज करती हूँ तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू आई है, इनटू क्या हो गया, देखो ये NF था ना यहाँ पे, तो ये NF से NF कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो डेल जी और KC के बीच में ये रिलेशनशिप आ गया है, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है, मैं एक और बारी यहाँ पे शो कर देती हूँ, ये यहाँ पे देखो जब आया था ना, तो ये क्या है, नेचुरल लोगैरिथम है, इसको आप बेस 10 में चेंज करते हो, और बेस 10 में चेंज करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो बेसिकली देखो इसको मैं आगे क्या लिख सकती हूँ, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और ये नेचुरल लोगैरिथम बेस 10 में चेंज हो गया, तभी यहाँ पे log लिखा है, यहाँ पे ln लिखा है, दोनों अलग है, वो नेचुरल लोगैरिथम है, ये बेस 10 वाला है, ठीक है। फर्दर हमने क्या करा, देखो R की वैल्यू हमने ली, ये है गैस कांस्टेंट, T हमने टेम्परेचर 298 केल्विन लिया, N की वैल्यू हमको पता है, सॉरी N नहीं F की वैल्यू हमको पता है, तो ये हमने जब सब्सटीट्यूट करा तो ये सब मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली ये आया है, ठीक है। तो आई होप यार अब ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी कि यहाँ पे ये किस प्रकार से आया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, कि ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आखिरकार क्या है। तो वैसे तो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा, बट नहीं समझ में आया है तो फिर से सुनो। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करेंगे ना, हम एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे, हम कोई बैटरी लगाएंगे, यानी कि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ, अब मैं कोई रिएक्शन करा रही हूँ जो खुद से नहीं होना चाह रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, पर मैं कराऊंगी क्योंकि भाई मेरे पास एनर्जी है, मैं कुछ भी करा सकती हूँ, मेरे पास पावर है ना, जिसके पास पावर होती है वो कुछ भी करा सकता है ना। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज दी पावर, अब वो कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराएगी, यानी कि जो खुद से नहीं हो रही है वो जबरदस्ती उसको भी करवा देगी, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस। सो इट इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी
केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, क्योंकि दैट इज बेसिकली मेकिंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर, ठीक है, जो नहीं होना चाह रही थी उसको वो जबरदस्ती करा रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है, एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि मोल्टन का मतलब क्या है, जैसे NaCl है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, आपने सिर्फ इसको पिघला दिया है, जब ये पिघल जाता है तभी भी आयंस में टूटेगा, फिर ये आयंस मूव करेंगे एनोड या कैथोड की तरफ। एक्वस का मतलब ये है कि यहाँ पे आप पानी भी लोगे तो फर्दर ये पानी का भी आयनाइजेशन होता है, पानी भी अपने आयन में टूटता है H+ और OH- में, ठीक है। अब ये सब क्या लिखा है, कैसे क्या प्रोसेस होगा, आप उसको समझो, ठीक है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मोल्टन NaCl है उसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा, ये प्रोसेस आपने पढ़ा भी है क्लास 10th में, याद है जब हम पढ़ रहे थे कि जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके मोल्टन ओर से। तो देखो यहाँ पे मोल्टन NaCl में लूंगी, तो मैंने आपसे कहा कि इसको थोड़ा सा मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, तो ये अपने आयन में टूट गया, डिसोशिएट हो गया Na+ और Cl- में, ठीक है। कैसे मैंने करा, एक्सटर्नल यहाँ पे मैंने एनर्जी सप्लाई करी है, एक्सटर्नल बैटरी से इसको जोड़ा है, ठीक है। बेसिकली देखो एक कंटेनर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, लेफ्ट में मैं एनोड ही लूंगी, ठीक है, इधर पे मैं कैथोड ही लूंगी, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या लूंगी, यहाँ पे मैं लूंगी इलेक्ट्रोलाइट, और फर्दर इसको मैंने बैटरी से जोड़ा है। और अभी हमने क्या कहा था, इस केस में जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे तो हमने कहा एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एनायन ये जाएगा एनोड पे, एनायन क्या है, नेगेटिव है ना, तो ये तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, और पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, एनोड है, ठीक है। तो देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन ही, होगा ऑक्सीडेशन ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, Cl- Cl2 में चेंज हो रहा है, 2 क्लोरीन है ना, सो 2 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव का चार्ज आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये खुद से निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हुआ तो यहाँ ऑक्सीडेशन ही, ठीक है। फिर देखो कैथोड पे क्या जाएगा बताओ, कैथोड पे जाएगा कैटायन, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो ये Na+ आ गया, Na में चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, पर ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन मेरी कैथोड पे हो रही है, ये रिएक्शन मेरी एनोड पे हो रही है, बस यही तो करना था। जब मैंने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जो कि मोल्टन फॉर्म में था, तो क्या हुआ, मुझे कैथोड पे क्या मिल गया, सोडियम, मुझे सोडियम को ही एक्सट्रैक्ट करना था फ्रॉम दिस मोल्टन NaCl, जो कि और होता है किसका, सोडियम का। तो सोडियम से सोडियम क्लोराइड से, यानी कि सोडियम के ओर से जब मुझे सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना था तो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इसको हम कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इलेक्ट्रोलाइट है क्या आखिरकार, ये जो हम कह रहे हैं NaCl डिसोशिएट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट है क्या, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली एक हमारा ऐसा सोल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है एंड वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो रहा है। मोल्टन फॉर्म में भी ले सकते हैं हम, और इसको एक्वस फॉर्म में भी ले सकते हैं, या मोड में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एक तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट होने देगा, अपने आयंस में नहीं टूटेगा, जैसे कि आप ले लो सुक्रोज, आप ले लो ग्लूकोज, आप ले लो अल्कोहल, ये अपने आयंस में टूटेंगे ही नहीं, आयन होते ही नहीं इनमें, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और फर्दर स्ट्रॉन्ग और वीक में भी डिसोशिएट हो सकते हैं, डिसोशिएट नहीं मतलब क्लासिफाई हो सकते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसमें कंप्लीट डिसोशिएशन होता है, जैसे कि जितने मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वो सब किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसमें पार्शियल डिसोशिएशन होता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर कैरेक्टर भी बच जाता है, पूर्ण रूप से वो डिसोशिएट नहीं होता है अपने आयन में, इसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जितने भी मेरे वीक एसिड हैं, वीक बेस हैं, वो सब क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि NH4OH, कार्बोनिक एसिड हो गया, एसेटिक एसिड हो गया, ये सारे हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक सा तो आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे आते हैं, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा
एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट, मैंने आपसे कहा कि मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे ऑब्वियसली मेरा जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का वो भी चेंज होगा। और सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं होते हैं, बहुत फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर हमने लिखे हैं। इन चारों पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैंने कहा अगर मोल्टन फॉर्म है तो एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है, तो वही कैटायन कैथोड पे जाएगा, वही एनायन एनोड पे जाएगा, तो मेरा प्रोडक्ट फिक्स है। पर अगर मैं एक्वस ले लूं तो ऐसा नहीं है। एक्वस NaCl की बात करते हैं जरा। एक्वस की जब मैं बात करूंगी तो मैंने कहा ये तो डिसोशिएट हो ही रहा है। अब एक्वस है तो पानी भी तो डिसोशिएट होगा, H+ और OH-। तो मेरे पास 2 कैटायन है, 2 एनायन है, दोनों में क्या होगा बताओ आप? कॉम्पिटिशन। अभी मैंने कहा था ना EC सीरीज के बेसिस पे हम देखेंगे कि इनमें कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो कौन सा जाएगा कैथोड पे, कौन सा जाएगा एनोड पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट में भी हमारा चेंज हो जाए। अब Na+ और H+ दोनों में से कौन जाएगा? जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है उसका डिस्चार्ज होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? हम बात कर रहे हैं कैथोड की अभी, क्योंकि ये कैटायन है ना, तो कैटायन कहाँ जाएगा? कैथोड पे। तो कैथोड पे किसका डिस्चार्ज होगा? कैथोड पे उसका डिस्चार्ज होगा जिसकी जो E0 वैल्यू है वो ज्यादा पॉजिटिव होगी। जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी वही रिएक्शन अकर करेगी कैथोड पे, यानी कि वही जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है। और वापस से अगर मैं इसको देखूं, वापस से मैं आपको थोड़ा यहाँ पे शो करूं तो आप इसको समझ भी जाओगे। देखो क्या पढ़ा था हमने, जो नीचे है उसकी E0 वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव, जो ऊपर है उसकी नेगेटिव है, यानी कि जो नीचे आएगा उसकी E0 वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, तो यही जाके डिस्चार्ज होगा। अब मुझे आप खुद बताओ Na+ जाएगा कि H+ जाके डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, ठीक है। तो H+ जाके अगर डिस्चार्ज हो गया कैथोड पे, तो अभी तक जब मैं मोल्टन की बात कर रही थी तो मोल्टन में तो मैंने कहा कैथोड पे मुझे सोडियम मिल रहा, पर अब तो प्रोडक्ट चेंज हो गया है ना, क्योंकि प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन है कि एक्वस है, ठीक है। अब आप समझे तो आपको क्या मिलेगा? अब कैथोड पे हाइड्रोजन। अब Cl- और OH- इन दोनों में से कौन जाएगा? इसके लिए हमें एनायंस की EC सीरीज देखनी पड़ती है, जो कि ये है, ठीक है। दिस इज द EC सीरीज फॉर द एनायंस। इस ऑर्डर में डिस्चार्ज होता है, जो नीचे है वो जाके डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो OH- और Cl- में से एक्चुअल में तो OH- को जाना चाहिए था, है ना। यहाँ पे से तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है OH- को जाना चाहिए, पर OH- नहीं जाता है। अब ऐसा आखिरकार क्यों होता है? एनोड पे एक्चुअल में तो वो वाली रिएक्शन प्रेफर होती है जिसकी क्या होगी? जिसकी लोअर E0 वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे होती किसकी है? हमने कहा OH- की ही है, पर OH- नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे क्या कहें हम, डिस्चार्ज होने के लिए, ठीक है, इसको यहाँ पे डिस्चार्ज होने के लिए यानी कि प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज नोन एज दी ओवर पोटेंशियल, ठीक है, जिसको कई बुक्स में बबल पोटेंशियल भी लिखा होगा, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन को इवॉल्व होने के लिए यहाँ पे ओवर पोटेंशियल की यानी कि एक्स्ट्रा पोटेंशियल की, एक तरीके से एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा समझो। तो OH- यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे कौन डिस्चार्ज होता है? Cl-। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है? यहाँ पे हमें क्लोरीन गैस मिलती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। कैथोड पे रिएक्शन तो दोनों ही होंगी। कौन सी रिएक्शन प्रेफर की जाएगी? जिसकी हायर E0 वैल्यू होगी, ठीक है, जिसका क्या होगा? हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इन दोनों में से किसका है? ये ना, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू अगर छोटी है तो वो बड़ी होती है ना। -1 और -2 में से बड़ा कौन है? -1 है, तो सेम वही चीज है यहाँ पे। तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन प्रेफर हुई है और मेरे को हाइड्रोजन मिला है। और एनोड पे क्या हुआ? एक्चुअल में तो हमने देखा EC सीरीज जब हमने देखी एनायंस की, तो हमने कहा OH- आना चाहिए था, पर OH- O2 में चेंज करने के लिए बेसिकली ऐसा समझो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए Cl- जाके डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो हमें यहाँ पे Cl2 मिल रहा है, ठीक है। और इसी को हम ओवर पोटेंशियल या फिर बबल पोटेंशियल कहते हैं ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और बातों पे भी डिपेंड करता है। तो सेकंड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रोड एक्टिव भी हो सकता है, इनर्ट भी हो सकता है। एक्टिव का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कुछ एग्जांपल बता दो, अभी बताऊंगी, डोंट वरी। दूसरा है इनर्ट। इनर्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जैसे कि अभी मैं जब मोल्टन NaCl ले रही थी ना, मोल्टन वाला, तो उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ही थे। डायग्राम भी मैंने आपको इवन स्टार्टिंग में शो करा था।
एक और बारी दिखा देती हूँ, ये वाला, ये देखो हमने क्या कहा था, NaCl, यहाँ पे NaCl का हो रहा है, ये हमने एक्वस ले रखा है तो पानी भी है, देखो यहाँ पे जो भी है NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, चाहे आप एक्वस में लो चाहे आप मोल्टन में लो। इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं, इनर्ट हैं, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके नहीं कर रहे हैं, समझ गए हम। अब दूसरा हो सकता है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं तो कैसे प्रोडक्ट चेंज होगा, चलो अब मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस भी दो प्रकार से हो सकता है, एक जब हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिए हैं, दूसरा जब हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। तो पहले मैं एक्टिव का एग्जांपल आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये हमने अगेन क्लास 10th में पढ़ा है, जहां पे हम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ रहे थे, ठीक है। किसी को नहीं याद है तो कोई बात नहीं यार, मैं हूं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया, जो कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है जी। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये एनोड है, ये क्या है, ये है कैथोड है, ठीक है। तो हमने कहा ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपने अब सप्लाई करी, तो ये क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है। और ये एक्वस सोल्यूशन इसका मैं लेती हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या है, इसके साथ पानी भी है। तो अब हमने कहा CuSO4 भी अपने आयन में टूटेगा, Cu2+ और SO4 2-। हमने कहा पानी भी अपने आयन में टूटेगा, H+ और OH-, है ना। तो अब एनोड और कैथोड पे कौन सा जाएगा, इनमें से कुछ भी नहीं देखना आपको, क्योंकि हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा है फिर बताओ तो ये जो एनोड होता है इसको हम इम्प्योर कॉपर की रॉड लेते हैं और कैथोड को हम प्योर कॉपर की रॉड लेते हैं। कैथोड को प्योर कॉपर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो डिपोजिशन है इलेक्ट्रोलिसिस में वो हमेशा कैथोड पे ही होता है, हमेशा जो डिपोजिशन है दैट विल ऑलवेज अकर एट दी कैथोड। इसीलिए कैथोड को हमने प्योर कॉपर लिया है, क्योंकि मैं कॉपर की रिफाइनिंग करा रही हूँ। क्या मैं चाहती हूँ कि गंदे कॉपर, इम्प्योर कॉपर के ऊपर कॉपर की अच्छी वाली लेयर चढ़े, नहीं ना, प्योर के ऊपर ही प्योर का डिपोजिशन मैं चाहती हूँ। इसीलिए जो कैथोड है वो मैंने प्योर कॉपर लिया है और जो एनोड है वो मैंने इम्प्योर कॉपर लिया है, ठीक है। इतना समझ में आया, चलो। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना, तो क्या होता है यहाँ पे जो कॉपर है ना ये अपने आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है जी। तो कॉपर अपने आयन में चेंज हुआ तो ये आयन कहाँ जाएगा बताओ, ये आयन जाएगा यहाँ पे, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इधर से ट्रांसफर होके यहाँ आएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया है, ओके। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये जो Cu2+ आया ना यहाँ, ये आ गया यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी तो आए, तो ये यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया, यानी कि कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, ये Cu2+ ने आके 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करा और ये Cu में चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन का। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे आके रिडक्शन हो गया। तो देखो क्या हुआ, प्योर कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया और जितनी भी इम्प्योरिटी होती है ना वो नीचे आके कलेक्ट हो जाती है, इसको हम एनोड मड भी कहते हैं। बेसिकली जो भी इम्प्योरिटीज है इनसॉल्यूबल वाली, कुछ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज भी होती हैं, वो तो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाएंगी, जो इनसॉल्यूबल है नीचे आके इकट्ठा हो जाएंगी, इनको हम एनोड मड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे से ना कुछ और चीजें आपको समझनी है। क्या यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मैंने लिया था इसके कलर में कोई चेंज आएगा, नहीं, क्योंकि जो आयन है वो तो यही कॉपर बना रहा है ना, ये जो कॉपर की रॉड है यही तो ये आयन बना रहा है, ये आयन मैं इस इलेक्ट्रोलाइट का यूज ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू ना, इसका कलर ब्लू ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे Cu2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग। इसके अलावा जो मेरा एनोड है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो डिसॉल्व हो रहा है ना बार बार, क्योंकि वो ही तो Cu2+ में चेंज हो रहा है, तो ये पतली होती जाएगी, ये वाली जो रॉड है पतली होती जाएगी, और जो कैथोड है वहां पे क्या हो रहा है, मैंने कहा डिपोजिशन, तो ये वाला जो कैथोड है ये मोटा होता जाएगा, थिक होता जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरे पे आते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा, अब ले लो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लो, ठीक है। अगेन वही करना है, कॉपर सल्फेट लेना है, एक्वस कॉपर सल्फेट, यानी कि यहाँ पे पानी भी होगा, बट इस केस में डिफरेंस क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, विच मींस ये आप प्लैटिनम का ले सकते हो, ग्रेफाइट का ले सकते हो, पर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो यही वाली रिएक्शंस होंगी, Cu2+ है ना, ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा,
अब बताना इन दोनों में से कौन सा जाके डिपॉजिट होगा। H प्लस के नीचे आता है ना Cu2 प्लस, तो जब मैं कैथोड की बात करूंगी तो कैथोड पे कॉपर आके डिपॉजिट होगा, है ना। रिएक्शन क्या होगी, हमने कहा रिडक्शन होगा, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और ये Cu में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, एनोड पे क्या होगा, अब एनोड पे ये दोनों आएंगे और क्लियरली अभी मैंने जब ईसी सीरीज देखी इनकी तो मैंने क्या देखा कि OH माइनस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कौन आएगा बताओ, यहाँ पे OH माइनस आएगा, तो विच मीन्स मुझे ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी एनोड पे। तो आप समझे, इनर्ट में अलग चीज हो रही है। इनर्ट इलेक्ट्रोड जब हम ले रहे हैं तो रिएक्शन पूरी डिपेंड कर रही है कि मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पर जब मैंने एक्टिव ले लिए तो अब एक्टिव वाले इलेक्ट्रोड डिसाइड करेंगे कि कौन सी रिएक्शन होगी, इसीलिए ये वाली रिएक्शन हुई। एक और चीज अब यहाँ पे जरा समझो, अब मुझे बताओ क्या कॉपर सल्फेट का कलर फेड होगा? यस, बिल्कुल फेड होगा। क्यों फेड होगा? क्योंकि ये आयन कहाँ से आया, ये आयन इस कॉपर सल्फेट का ही तो है जो बार बार जाके कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, मेरे कैथोड पे। तो अब इसका कलर जो है वो फेड होने लगेगा। क्या ये जो मेरे इलेक्ट्रोड्स थे इनमें से कोई पतला या मोटा होगा? नहीं, क्योंकि वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप यार ये बात आपको समझ में आई होगी। हाँ, तो मैं इधर पे आ जाती हूँ, जरा आपको ये शो कर देती हूँ, ठीक है। तो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट में क्या होगा, हमने कहा ये आयन बनेंगे। तो एक्चुअल में कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली, ठीक है, और एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली, ठीक है। रिएक्शन आज तक रटनी नहीं है, बस याद रखना दोनों जा रहे हैं तो OH माइनस जाके डिस्चार्ज होगा तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी और यहाँ पे कॉपर मिलेगा, ठीक है। मैंने जब डाइल्यूट NaCl की बात करी तो हमने कहा अगर मैं सिर्फ मोल्टन लेती तो मोल्टन में तो क्लियर था कि मुझे सोडियम और क्लोरीन मिल रहे हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है और ओवर पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, ठीक है, दिस वन, ठीक है। इसको भी करेक्ट कर लेना, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, Cl2 ही मिलता है, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ दी ओवर पोटेंशियल, ठीक है। और जब हम कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की बात करेंगे ना तो कॉन्सेंट्रेशन पे भी एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा यही था, इधर पे आओ जरा, तीसरा नहीं चौथा पॉइंट हमारा यही था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पे भी डिपेंड करता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। बट द थिंग इज जब हम NaCl की बात कर रहे हैं ना तो NaCl में हमने कहा हमारे पास Na प्लस और H प्लस में कॉम्पिटिशन चल रहा है। चाहे आप कॉन्सेंट्रेटेड NaCl ही क्यों ना ले लो, चाहे Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही क्यों ना हो जाए, स्टिल H प्लस ही जाके डिस्चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि Na प्लस बहुत ऊपर है और H प्लस जो है वो बहुत नीचे है, दोनों में जो E0 का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो H प्लस ही आके डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे किसकी, Cl माइनस और OH माइनस की, तो एनीवे Cl माइनस इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो यही आके डिपॉजिट होगा, ठीक है। और इवन जब हम डाइल्यूट NaCl की भी बात करते हैं ना तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें क्लोरीन गैस ही मिलती है। क्यों? क्योंकि OH माइनस को O2 में चेंज होने के लिए ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, बबल पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे भी आपको शो कर रखा था, दिस वन, ये जो मैंने आपको यहाँ पे शो करा है, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, ये आपको मेंशन करनी है, ठीक है, जब आप एक्वस NaCl की बात कर रहे हो, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड में तो भैया ये रिएक्शन हमने देखी ली कि हाइड्रोजन ही हमें मिलेगी और यहाँ पे भी हमको क्लोरीन ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लेना, दोनों जाएंगे, भले ही OH माइनस को जाना चाहिए था बट बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल यहाँ पे कौन मिलेगा हमको, Cl2 ही मिलेगा, ठीक है। चलो, तो आई होप यार ये आपको समझ में आ गया। और क्या बचा है एक बारी देख लेती हूँ, ठीक है। एक पॉइंट जो है वो हमारा और रह गया है और यही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वैसे मैंने आपको ये बता ही दिया है। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन प्रेफर होगी जिसकी E0 वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ज्यादा पॉजिटिव है बेसिकली जो है ना। और एनोड पे कौन सी रिएक्शन प्रेफर होगी जिसकी जो E0 वैल्यू है वो कम है, लोअर वाली यहाँ पे प्रेफर होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये सब तो हमने देख ही लिया है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले हमने कहा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन है या एक्वस है। मोल्टन है तो दो ही बेचारे आयन है, एक चला जाएगा कैथोड पे, दूसरा चला जाएगा एनोड पे। पर जब हमारे पास एक्वस है तो हमने कहा और आयन है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा रिलेटिव डिस्चार्ज, कौन सा डिस्चार्ज होगा। जिसकी E0 वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड पे होगी, जिसकी E0 वैल्यू कम है वो हमारे एनोड पे होगी, ठीक है। हमने कहा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी तो डिपेंड कर रहा है। अगर एक्टिव है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, वो डिसाइड करेगा कौन सी रिएक्शन होगी। अगर इनर्ट है तो हमने कहा जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में आयंस हैं वो जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है।
फिर हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो उसकी डिस्चार्ज होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, बट अब वो डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन में क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे हैं। आई होप हर एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया है। एक क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, what will happen during the electrolysis of aqueous solution of CuSO4 in the presence of copper electrode। तो अभी हमने देखा कॉपर इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस है, तो यानी कि हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं ना। जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो हमने अभी देखा कैथोड पे डिपॉजिट होगा कॉपर और एनोड पे वो डिसॉल्व होगा, है ना। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा और ऑक्सीजन जो कॉपर है सॉरी, वो कभी भी डिपॉजिट एनोड पे नहीं होता है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस यहाँ पे रिएक्शंस नहीं, दोनों ही ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे सही हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फराडे के लॉ पे कि ये जो हमारा फराडे का लॉ है ये आखिरकार क्या स्टेट करता है। अभी तक जितना पढ़ा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फराडे के दो लॉज हैं, ठीक है, दो लॉज फिजिक्स में भी हैं, दो इधर भी हैं, वो अलग है ये अलग है। तो सबसे पहला लॉ क्या स्टेट करता है, सबसे पहला लॉ ये स्टेट करता है कि जो हम कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रोड पे जाके डिपोजिशन हो रहा है, जो सब्सटेंस जाके डिपॉजिट हो रहा है उसका मास कितना होगा, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये हमको पहला लॉ बता रहा है। तो उसका जो मास है वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है। सो द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट यू आर पासिंग थ्रू इट। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ठीक है, आपको पता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया आई टी, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी आ गया। ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पे है Z। Z क्या है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, इसकी क्या क्या वैल्यू होगी वो आपको मोस्टली क्वेश्चन में गिवन रहती है। ठीक है, मास है तो ऑब्वियसली ग्राम में आएगा ये, एंड इसके अलावा I क्या है, हमारा करंट है, एम्पियर होती है, टाइम क्या है, हमारा सेकंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। पहला लॉ बड़ा आसान है, दूसरा भी आसान है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, अगर हमने क्या करा, देखो हमने दो अलग सोल्यूशन लिए हैं, दो अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, दोनों से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, इससे भी क्यू इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी क्यू इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों पे जो मास है ऑफ द सब्सटेंस जो जाके डिपॉजिट होगा उसका रेशियो जो है वो किसके इक्वल आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे, देखो m1 अपॉन m2। अभी मैंने देखा m क्या होता है, z इंटू क्यू, तो यहाँ पे z1 इंटू क्यू अपॉन z2 इंटू क्यू, क्योंकि मैंने कहा दोनों से इलेक्ट्रिसिटी तो मैं सेम पास करा रही हूँ ना, तो q से q कट गया। तो ये जो मास का रेशियो है इट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। फर्दर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है विच इज दिस, E इक्वल्स टू F इंटू Z। अब ये E क्या है, ये होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर बस हमें मोलर मास ले लेना है और नीचे जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो हमें ले लेना है। जैसे अगर Cu प्लस Cu में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, इसका मास कितना है ये, तो बस दोनों को डिवाइड कर दो, आपको आपको जो इक्विवेलेंट मास है वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो Z1 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, E1 बाय F। F क्या है, अभी देखा था F था फराडे कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा E1 बाय F, नीचे क्या आ जाएगा E2 बाय F। अब F से F कैंसिल हो गया क्योंकि F क्या है, फराडे कांस्टेंट है, तो ये किसके इक्वल आ गया, E1 अपॉन E2 के। तो सेकेंड लॉ क्या स्टेट कर रहा है कि अगर हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उन दोनों के ही इलेक्ट्रोड में जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका मास का जब आप रेशियो निकालोगे ना तो इट विल बी इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विच विल फर्दर बी इक्वल टू द रेशियो बिटवीन देयर इक्विवेलेंट मासेस। और इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकाल रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ये बेसिक बातें हमने फिजिक्स में भी पढ़ी हुई है ना, तो मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन, करंट फ्लो होना चाह रहा है पर करंट को कुछ रोक रहा है। जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें कौन रोक रहा है, तो मान लो जो आयंस हैं वो टकरा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, पानी के साथ वो टकरा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में आयन है, अभी देखा Cu2 प्लस है, H प्लस है, जो भी है मेरे आयंस है, आयंस की वजह से ही यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है ना। तो हमने कहा जब आयंस फ्लो करना चाह रहे हैं तो आयंस फ्लो होने नहीं दे रहा,
क्योंकि आयंस में भी टकरा रहे हो हमारे किसके साथ, पानी के साथ टकरा सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स के साथ टकरा सकते हैं, किसी के साथ भी टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहे हैं ना, तो इन कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है। जैसे जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो अलग चीज होती है, यहाँ पे क्या हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, नहीं, वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारे आयंस हैं वो या तो इलेक्ट्रोड के साथ टकरा रहे हैं, या हमने कहा पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहे हैं, यानी कि जो भी सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा रहे हैं। तो इन कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, तो इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और रेजिस्टिविटी आपको पता है ये मटेरियल स्पेसिफिक होती है, फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम है, R इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके अलावा जब हम कंडक्टेंस की बात करेंगे तो भाई इसका जरा रेसिप्रोकल कर दो आप, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 बाय रो इंटू A बाय L हो जाएगा ये, है ना। तो ये जो 1 बाय R है ये क्या होता है, ये होता है G क्या है, कंडक्टेंस ऑफ दैट सोल्यूशन, ठीक है। 1 बाय रो इसको हम कप्पा लिखते हैं, यानी कि ये क्या है, कंडक्टिविटी है, ठीक है, इनटू A अपॉन L, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो कप्पा इक्वल्स टू G इंटू L बाय A, और यहाँ पे L बाय A क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेल कांस्टेंट, क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट, और इसको हम G एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। कई बार न्यूमेरिकल में आपको सेल कांस्टेंट गिवन रहेगा, तो L बाय A की वैल्यू विच मींस आपको गिवन है, सो K इक्वल्स टू G इंटू G एस्ट्रिक, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कंडक्टिविटी, ये जो कप्पा हमने लिखा ये आखिरकार है क्या, देखो कंडक्टिविटी का साफ साफ मतलब है कि कितना कंडक्टेंस हो रहा है, कितना जो हमारा करंट है वो फ्लो हो रहा है ना। L क्या है, देखो यहाँ पे L जो है दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो है L, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स का एरिया है, ठीक है। देखो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जो कि 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं, और इनका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हम ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं। अब हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा, हमने कहा R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A, तो फिर हमने क्या कहा कप्पा इक्वल्स टू G इंटू L बाय A, ये वाला फॉर्मूला लिखा था, ये वाला, है ना। अब मैंने कहा ये जो कप्पा है ये G के इक्वल कब होगा, जब इन दोनों को मैं क्या कर दूं, यूनिट कर दूं ना। तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन जब हम लिख रहे हैं तो वो तो सिंपल सी आ रही है ना, कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस, जब इन दोनों को आपने यूनिट कर दिया। पर एक्चुअल में कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी का सीधा सीधा मतलब यही है कि कितना आसानी से करंट मेरा फ्लो हो सकता है उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, वो मेरी कंडक्टिविटी है, दैट इज इट। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, नाम में क्या आ गया, मोलर, तो यानी कि हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे लैम्डा कहते हैं, इसको बड़ा वाला लैम्डा, एक छोटा लैम्डा होता है इसका भी यूज करेंगे, अभी हम बड़ा वाला लैम्डा ले रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा m से इसको डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C, और ये C क्या है यहाँ पे, दिस इज द मोलैरिटी, यानी कि यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। यूनिट क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे से काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और ये सीमेंस यूनिट किसकी होती है, तो देखो हमारा जो G है वो क्या है, 1 बाय R, R है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है ना, तो ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ओम, यानी कि ओम इनवर्स। ये ओम इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं, या इसी को हम मोह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट यहाँ पे क्या आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा कप्पा है, ठीक है, और कप्पा का फॉर्मूला भी अभी मैंने देखा था इन टर्म्स ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या इसकी यूनिट आ जाएगी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोल क्यों आ गया, पर मोल, क्योंकि यहाँ पे हम मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो, कप्पा कितना गिवन है, देखो कंडक्टिविटी ये गिवन है, रख दो इंटू 1000 तो 10 की पावर 3 अपॉन क्या आएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन भी मुझे गिवन है, इसको 10 की पावर -2 में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 1.65 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10, तो कितना आ गया 16.5, और यूनिट क्या थी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे, तो सबसे पहले कंडक्टिविटी पे आ जाते हैं। कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, कंडक्टिविटी अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूँ किस वजह से हो रही है, तो हमने कहा ये जो भी आयंस है हमारे
इन आयंस की वजह से हमें कंडक्टिविटी देखने को मिल रही है। अगर मैं डाइल्यूशन कर दूं, अगर मैं डाइल्यूट कर दूं इलेक्ट्रोलाइट को, तो जो आयन बन रहे हैं वो भी तो कम बनेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, अगर मैं उसको बहुत डाइल्यूट कर रही हूँ, यानी कि मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही हूँ ना, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगी तो आयंस कम बचेंगे, विच मीन्स जो कि चार्ज को कैरी कर रहे थे, जो कि करंट लेके जा रहे थे, वो कम बचे। तो कंडक्टिविटी घटेगी कि नहीं, खुद सोचो। आयन कम हो गए जो कि चार्ज लेके जा रहे थे, है ना, चार्ज कैरियर तो यही है यहाँ पे, तो वो आयन ही कम हो गए तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी घटेगी। यानी कि डाइल्यूशन करने पे जो कंडक्टिविटी है वो घटती ही घटती है। पर मोलर कंडक्टिविटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में ना, एम से याद करना मोबिलिटी, हम यहाँ पे मोबिलिटी की बात करते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब ही क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम करना। जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दे रही हूं तो उसका मतलब है उससे हो क्या रहा है, जो हमारे आयंस की मोबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे एक मोल की बात कर रहे हैं, है ना, मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे आयंस की मोबिलिटी है वो बढ़ रही है। मोबिलिटी का मतलब क्या है, आयंस आर फ्री टू मूव। जो भी बाधाएं थी रास्ते में अब वो नहीं मिल रही, आराम से फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो अगर मोबिलिटी बढ़ रही है तो विच मीन्स मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो लैम्डा एम है, विच इज द मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, जबकि नॉर्मल जो कप्पा है मेरा, जो कंडक्टिविटी है वो घटती है डाइल्यूशन करने पे। ठीक है, चलिए अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। लिमिटिंग, लिमिट कर दिया मैंने, ठीक है, यानी कि जितना मैं उसको डाइल्यूट कर सकती थी मैंने उतना कर दिया, जितना मैं कर सकती थी उतना डाइल्यूट कर दिया। तो ये मोलर कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी जितना मैं डाइल्यूट कर सकती थी मैंने उतना कर दिया। अगर मैंने इसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कितना हो गया होगा, जीरो। तो हम कहते हैं द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम ऊपर से नॉट बना देते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाया था ना, सेम वैसा ही। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी से ज्यादा ही आती है, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा डाइल्यूशन करने पे भैया मोलर कंडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर कर दिया है तो ऑब्वियसली इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो अल्फा होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। ऊपर हम लेते हैं नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी, जो हमें एक सर्टेन टेम्परेचर पे गिवन रहेगी। नीचे हमेशा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ही हम लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कोहलरॉश लॉ क्या स्टेट करता है। तो कोहलरॉश लॉ ये स्टेट करता है कि जब भी मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रही हूं ना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहां पे मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूं एज द सम बेसिकली ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि मेरे कैटायन और एनायन ने दिया है। जैसे NaCl मान लो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, तो अब इसमें क्या क्या कैटायन और क्या क्या एनायन होंगे, तो हमने कहा Na प्लस कैटायन, Cl माइनस एनायन है। तो जब हम इस NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, सो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड द एनायंस। तो देखो, अगर मैं लैम्डा नॉट m लिख रही हूँ NaCl का, तो मैं इसको यहाँ पे जब हम आयन की बात करते हैं ना, अभी मैंने कहा था ना स्मॉल लैम्डा भी आएगा, तो स्मॉल लैम्डा हम लिखते हैं आयंस के लिए, कैपिटल ये बड़ा वाला लैम्डा हम लिखते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो इसको मैं इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये है बस कोहलरॉश लॉ और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे इसके एप्लीकेशन क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ना जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो निकालना आसान नहीं होता है, पर हम कैसे निकाल पाते हैं, हम इस कोहलरॉश लॉ की मदद से ही निकाल पाते हैं। अब कैसे निकालते हैं थोड़ा सा वो देखो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा CH3COOH एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकती हूँ। तो मैंने क्या कर दिया ना, यहाँ पे मैंने NaCl को जोड़ दिया, NaCl ऐड कर दिया। ऐसे नहीं कि एक्चुअल में ऐड कर दिया, उसी को ऐड करके उसी को देखो सबट्रैक्ट भी कर दिया। अब कोहलरॉश लॉ लगा दो। कोहलरॉश लॉ क्या कह रहा था, कोहलरॉश लॉ कह रहा था कि कैटायन और एनायन के फॉर्म में लिख दो, लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, देखो यहाँ पे, यहाँ भी कोहलरॉश लॉ लगा दिया, लिख दिया इस फॉर्म में।
ये एज इट इज है, इसको अलग से ही लिखे रहना है हमें, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके कैटायन इसके एनायन को जोड़ दिया, इसके कैटायन इसके एनायन को जोड़ दिया, तो ये बन गया, ये बन गया। वापस से कोहलरॉश लॉ लगा दो तो ये आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, इसका तो मैं नहीं निकाल पा रही थी ना डायरेक्टली, मैंने क्या कर दिया, मैंने इन तीनों के फॉर्म में इसको लिख दिया। इन तीनों के फॉर्म में जब मैंने इसको लिखा, ये तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो इनके लिए लैम्डा नॉट एम की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो इन दोनों की ऐड करा के, इसको सब्ट्रैक्ट करा के मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा जो इनकी पावर है, या पावर नहीं कहेंगे, इनका जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि देखो, अगर AlCl3 के लिए मैं लिख रही हूँ, नॉर्मली क्या हम लिखते हैं, सिंपली लैम्डा नॉट Al3 प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ऐसे लिख देते हैं। पर एक्चुअल में AlCl3 का जब आयनाइजेशन होता है तो आपको पता है ये इस तरीके से तो ब्रेक होता है, पर हमें बैलेंसिंग भी तो करनी पड़ती है ना। यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा, सेम चीज यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी आपको आगे से 3 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली देखो Al2SO4 होल थ्राइस, ये जब आयनाइज होगा तो Al3 प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। SO4 कितने हैं, 3, यहाँ भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी कर दो जब आप कोहलरॉश लॉ को लिख रहे हो तब, ठीक है। समझ में आया? तो आई डोंट थिंक सो ये कुछ डिफिकल्ट है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो, जो कि फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। और किसकी निकाल सकते हो इजिली, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप आसानी से निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस कोहलरॉश लॉ, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, अभी हमने देख लिया, और एक्सप्रेस द रिलेशन, तो ये भी अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोहलरॉश लॉ को स्टेट करो एंड एप्लीकेशन बता दो। तो 2 एप्लीकेशन मैंने बता दिए, कोई सा भी एक आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम बैटरीज पे। तो ये पोर्शन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बैटरीज है, फिर फ्यूल सेल्स हैं, हमारे पास कोरोजन है, हाइड्रोजन इकोनॉमी है, ये हमारे ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक्स ही बच गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बैटरी में जो सेकेंडरी बैटरी है, इसमें भी जो अभी लेड स्टोरेज बैटरी देखेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी रिएक्शन को बाय हार्ट एकदम दिल से लर्न कर लेना प्लीज, ठीक है। तो बैटरी सबसे पहले क्या है, बैटरी एक हमारी गैल्वेनिक सेल ही है। गैल्वेनिक सेल क्या थी, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वही है हमारी बैटरी। बैटरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जो एक ही बारी यूज होगी, उसमें एक बार रिएक्शन खत्म हो गई तो वो डेड पड़ गई, जो कि घर में हम रिमोट वगैरह में यूज करते हैं, आप सभी को पता है। एक टाइम के बाद वो चलनी बंद हो जाती है, वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी केमिकल्स थे उनका कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गया विद टाइम। ये मेरी प्राइमरी बैटरी है, ये नॉन रिचार्जेबल है, रिएक्शन इसमें रिवर्स नहीं हो सकती है, एक ही बारी आप यूज कर सकते हो, बहुत सस्ती होती है ना। एग्जाम्पल क्या है, ड्राई सेल और मर्करी सेल, इनको अभी हम पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी बैटरी में। ये अच्छी बैटरीज हैं, इनको मैं रिचार्ज कर सकती हूँ बार बार, ठीक है। यानी कि अगर मान लो खत्म हो गया, ठीक है, जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है खत्म हो गया, मैं रिएक्शन को उल्टा कर सकती हूँ, रिएक्शन को रिवर्स बैक करा सकती हूँ, और फिर से मुझे वो जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का है या जो भी, वो वापस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई पावर अप्लायंसेस में ही हम मोस्टली इसका यूज करते हैं, जैसे जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारे कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें हम इन बैटरीज का यूज करते हैं। जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी है, ये हमारी सेकेंडरी बैटरीज हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले ड्राई सेल को देख लेते हैं, इसको हम लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। जो लेक्लांचे सेल है ना, एक्चुअल में ये हम लैब में यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, इस टाइप की ये बैटरी दिखती है हमें, ठीक है, इस टाइप की सेल है बेसिकली। और ड्राई सेल जो टर्म है, दैट इज मेनली फॉर द कमर्शियल पर्पस, ठीक है। जो हम घर में रिमोट में डालते हैं ना सेल, वो ही है हमारी ड्राई सेल, दिस वन, ठीक है। और ये मर्करी सेल है, ये जो हम वॉचेस में डालते हैं ना, छोटी छोटी सी जो सेल आती है, वो हमारी मर्करी सेल है, बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो जिंक का कंटेनर है, देखो बाहर पे से ये जो कंटेनर है जिंक का बना है, तो ये मेरा क्या है, दिस इज दी एनोड, ठीक है। इसके अलावा कैथोड क्या है हमारा, तो जो कार्बन की रॉड है सेंटर में जो डाली है, देखो ये वाली, ये है हमारी कैथोड, और ये क्या है, हमारा एनोड है, ठीक है। फिर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, सो दैट इज मेनली जो MnO2 का हमने पेस्ट लिया हुआ है, NH4Cl का लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे कार्बन ब्लैक भी होता है, ये हमारा एज इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है, ठीक है।
एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिएक्शन हो गई। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो ये रिएक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। अब फर्दर ये जो NH3 है ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है Zn2+ के साथ। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन जो यहाँ पे होती है। तो इससे कितना पोटेंशियल मिलता है 1.5 का। डैनियल सेल याद है, उससे कितना मिल रहा था 1.1, इससे कितना मिलता है 1.5, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो ये हम घरों में काफी बारी यूज करते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसको पहली बात तो रिचार्ज में कर नहीं सकती हूँ क्योंकि प्राइमरी सेल है ये, है ना। जो जिंक कंटेनर होता है वो टाइम के साथ कोरोड हो जाता है, ये आपने देखी भी होगी चीज। अगर आपके पास कोई बैटरी या सेल पड़ी हुई है बहुत पुरानी तो आप देखोगे ना तो वो कोरोड हो जाती है, जैसे ठीक है, उसमें कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है और इसकी लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है। इसके बाद हम आते हैं मरकरी सेल में। तो ये जो बटन सेल है हमारी छोटू सी, ये हमारी मरकरी सेल है, इसीलिए इसको बटन सेल भी कह रहे हैं, बहुत छोटू सी बटन जैसी होती है, ठीक है। अब इसमें एनोड क्या है, तो यहाँ पे ना हम सिर्फ जिंक नहीं लेते हैं, इसीलिए ये इतना जल्दी कोरोड नहीं होता है। जिंक मरकरी का अमलगम लेते हैं जो कि क्या होता है, एक एलॉय होता है, ठीक है। कैथोड हम लेते हैं मरकरिक ऑक्साइड को और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे KOH का पेस्ट होता है, ठीक है। तो एनोड पे ये वाली रिएक्शन होती है, कैथोड पे ये होती है, एंड दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयंस नहीं है, कोई भी आयंस नहीं है जिनका कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम चेंज हो सके, इसीलिए इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, ठीक है, कि इसका जो सेल पोटेंशियल है वो 1.35 है एंड ये कांस्टेंट रहता है ओवर इट्स एंटायर लाइफ। जब तक ये सेल जिंदा है तब तक इसका पोटेंशियल इतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि देयर आर नो आयंस विच आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, उसकी पूरी लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये जो सेल पोटेंशियल है ये भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसका प्लस पॉइंट भी है। देन यूजेस क्या है, वॉच में यूज कर रहे हैं, हेयरिंग एड्स में, कई बार MCQ आ जाता है हेयरिंग एड्स में कौन सी सेल का हम यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए मरकरी सेल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबल वोल्टेज है, देख लिया अभी, और बहुत ही छोटू साइज की ये होती है और इसकी शेल्फ लाइफ ना ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ड्राई सेल, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेकेंडरी बैटरी में। नाउ सेकेंडरी बैटरी देखो इस प्रकार है, लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये है हमारी, ठीक है। तो ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है इसमें अगेन हमारे पास कैथोड है और हमारे पास एनोड है, ठीक है। ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये वाले क्या है एनोड और ये वाले क्या है कैथोड। तो जो एनोड है ना वो तो हमने सिर्फ और सिर्फ लेड की प्लेट्स ली है, पर यहाँ पे देखो कुछ आपको ऐसी कोटिंग सी दिख रही है, ये कोटिंग सी दिख रही है यहाँ पे। जो हमारा कैथोड होता है ना उसमें हम लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग भी कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, लेड डाइऑक्साइड की कोटिंग भी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो प्लेट्स हैं ये सीरीज में अरेंज होती है, एक्चुअल में यहाँ पे 6 सेल्स हम लेते हैं, हर एक इंडिविजुअल सेल का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल हमारा पोटेंशियल कितना हो जाता है यहाँ पे 12 वोल्ट का हो जाता है, ठीक है। चलो अब रिएक्शन क्या हो रही है, देखो रिएक्शन एक हो रही है डिस्चार्जिंग में। डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि ये करंट सप्लाई कर रहा है, यानी कि मैं इसको एज अ बैटरी यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा था, रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये रिचार्जेबल बैटरीज हैं, ठीक है। क्योंकि ये रिचार्जेबल बैटरीज हैं तो इसका मतलब क्या है कि रिचार्ज मैं कर सकती हूँ, तो यही रिएक्शन ना उल्टी हो जाती है फिर, ठीक है। यानी कि उस केस में वी विल बी चार्जिंग दिस बैटरी, ठीक है, समझे। यहाँ पे तो एक करंट को सप्लाई कर रही है, यानी कि दिस इज बीइंग यूज्ड एज अ बैटरी। जब हम रिचार्जिंग की बात करेंगे तो उसको मैंने चार्ज कर दिया, यानी कि किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से मैंने उसको कनेक्ट करा दिया है, ठीक है, समझ में आया। तो रिएक्शन क्या होती है, देखो एनोड क्या है, लेड है ना, तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। कैथोड लेड डाइऑक्साइड था तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। ये कब है, ड्यूरिंग यूज, जब इसको हम यूज कर रहे हैं टू सप्लाई द करंट, तब ये रिएक्शन है। अब देखो, अब चार्ज जब मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। देखो चार्ज जब आप कर रहे हो तो पूरी बस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, ये हमारा उसमें क्या था प्रोडक्ट, तो यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया, ये बन जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, समझ में आया। चलो और एडवांटेजेस क्या है, रिचार्जेबल है, लॉन्ग लाइफ होती है, कॉस्ट भी इसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है। बस डिसएडवांटेज ये होता है कि आप लोगों ने देखी भी होंगी अगर कार्स वगैरह में, तो ये बहुत ज्यादा हैवी होती हैं और इसमें लेड होता है विच इज टॉक्सिक, ठीक है। चलो अब इसके अलावा आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे फ्यूल सेल में। तो फ्यूल सेल देखो नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे हम एज फ्यूल यूज करते हैं। तो क्या हम यहाँ पे एज फ्यूल यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यहाँ पे यूज करते हैं। इसकी रिएक्शन हम एक ऑक्सीडेंट के साथ करा देते हैं जो कि क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो फिर किस में चेंज हो जाती है,
बेसिकली जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इस केमिकल रिएक्शन से वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसी को हम एक फ्यूल सेल कह देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली ये एक गैल्वेनिक सेल ही है, ये कोई नई सेल नहीं है, इससे पहले जो पड़ी वो भी गैल्वेनिक सेल थी, ये भी गैल्वेनिक सेल ही है, यानी कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी जब भी हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं तब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा कि फ्यूल है हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ऑक्सीडेंट हम सप्लाई कर रहे हैं, इनकी रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे H2O बनता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, H2O बन रहा है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ठीक है, ओके, एनोड क्या है, तो एनोड यहाँ पे पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं ना ये हमने कार्बन इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। पोरस क्यों लिए हैं, पोर्स यहाँ पे क्यों लिए हैं, अगेन एड्सॉर्प्शन के लिए, अच्छा एड्सॉर्प्शन ताकि हो तो रिएक्शन जो है अच्छे तरीके से हो पाए क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाती है। ठीक है, देन है हमारे पास कैथोड, तो वो भी सेम वही है, हमने सेम कैथोड सेम एनोड यहाँ पे ले रखा है। ठीक है जी, चलिए इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो आप KOH भी ले सकते हो, मोस्ट केसेस में हम एल्कलाइन ही लेते हैं, या फिर आप एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन यही वाली है और मैंने क्या कहा था, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है और यही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सी सेल का यूज करा गया था, सो दैट वाज फ्यूल सेल। ठीक है, और इसका यूज ना सबमरीन्स में भी करा जाता है सो दैट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सके, और कई जगहों पे ना इवन इसका यूज होता है। लाइक इस रिएक्शन से क्या हो रहा है, H2O प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो H2O क्या होता है, पानी होता है, तो ये जो वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ऑब्वियसली इम्प्योर फॉर्म में होगा, है ना, बट बहुत सारी स्टडी चल रही है, बहुत सारी चीजें हम ट्राई करते ही रहते हैं, दैट्स व्हाट ह्यूमंस डू। तो ये जो पानी है सो दैट ये ड्रिंकेबल भी बन सके, इसके लिए भी काफी सारी रिसर्च जो है चलती रहती है। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी में। तो अभी मैंने देखा कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल मैं यूज कर रही हूँ, तो इन जनरल भी तो मे बी हम इसको एज फ्यूल यूज कर सकते हैं, तो यस हम कर सकते हैं और इसी की स्टडी चल रही है। अभी हम जो मेजरली एज फ्यूल यूज कर रहे हैं वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। आपको पता है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो तो लिमिटेड है ना, कुछ टाइम के बाद तो ये खत्म हो जाएंगे, है ना, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि खत्म हो जाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ रीन्यूएबल सोर्स ढूंढना है। तो हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, जो हाइड्रोजन है ना हम पानी की स्प्लिटिंग से भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। आप लोगों ने पानी का इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन देखी होगी, क्लास 10th में हमने पढ़ी थी। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, या फिर हम सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। और सोलर एनर्जी क्या होती है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है ना, तो सोलर एनर्जी का यूज करके मैं इस पानी को स्प्लिट भी कर सकती हूँ और स्प्लिट करके मुझे क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को मैं एज अ फ्यूल फिर यूज कर सकती हूँ। प्लस हाइड्रोजन की बर्निंग से या रिएक्शन से कोई पोल्यूशन भी नहीं कॉज हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से तो हो रहा है, CO2 रिलीज होती है और आपको पता है CO2 लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग जिससे बढ़ रही है ना। ये गैसेस क्या करती हैं, ये हीट को ट्रैप कर देती हैं, हीट को जाने नहीं देती हैं, जिससे पूरे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। क्यों, पहली बात तो हमने कहा ये पोल्यूशन फ्री है, इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है, रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी का यूज करके मैं इसको प्रोड्यूस भी करा सकती हूँ, एंड ऑल्सो जो हमने अभी फ्यूल सेल पढ़ी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कोरोजन में। अब ये कोरोजन क्या होता है, ये भी हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेटल है अपनी एक अनडिजायरेबल स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी जितनी अच्छी प्रॉपर्टी है वो सब खराब हो जाती हैं। जैसे आयरन आप लोगों ने देखा है कितना स्ट्रांग होता है, बट जब उसमें जंग लग जाता है तो वो कितना कमजोर हो जाता है, बेचारा झड़ जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो कोरोजन इज डेफिनेटली नॉट अ गुड प्रोसेस, इसमें जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज है मेटल की वो खराब हो जाती हैं। एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारा मेटल है वो सड़ जा रहा है, खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो कोरोजन एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। बचपन से तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही तो पढ़ा था कि भाई आयरन है, आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन पानी के साथ हो गई तो रस्ट बन गया, और ये रस्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हमने पढ़ा था सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, पर ऐसा नहीं होता है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कोरोजन में वो देखते हैं। ठीक है, और कोरोजन समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल रस्टिंग का ही है, और रस्टिंग टर्म जो है स्पेसिफिकली किसके लिए आता है, आयरन के लिए ही आता है। ठीक है, तो देखो आयरन में होता क्या है, एक स्पॉट एज एनोड एक्ट करने लगता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है।
तो यहाँ पे Fe किस में चेंज होता है, Fe2+ में, ठीक है, Fe2+ में चेंज हो जाता है। फिर फर्दर क्या होगा, दूसरा स्पॉट एज कैथोड एक्ट करने लगता है, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होने लगता है रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे एनोड पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि ये जो हमारा मेटल है, जो आयरन है, वो कहीं ना कहीं खुद ही डिसॉल्व होता जा रहा है ना, किसमें, अपने आयन में, ये डिसॉल्व होता जा रहा है। दूसरा स्पॉट एज एनोड एज कैथोड एक्ट कर रहा है, एनोड तो ये हो गया, दूसरा स्पॉट एज कैथोड एक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा है जब भी रस्टिंग होती है तो रस्टिंग के लिए ना वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ आर नेसेसरी। अगर आपने एक का भी कट ऑफ कर दिया, अगर आपने या तो सिर्फ वाटर उसको प्रोवाइड करा है आयरन को, ऑक्सीजन नहीं करी, तभी भी कोरोजन नहीं होगा, तभी भी रस्टिंग नहीं होगी। अगर आपने सिर्फ ऑक्सीजन करा है, पानी नहीं करा, तभी भी रस्टिंग नहीं होगी। दोनों की प्रेजेंस जरूरी होती है, तभी जाके रस्टिंग होती है। तो देखो कैथोड में क्या हुआ, O2H2O इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट करे। ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से, एनोड से ही ट्रांसफर होके आए, क्योंकि एनोड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके आए इस कैथोड वाले स्पॉट पे और यहाँ पे एक्सेप्ट इन्होंने कर लिए, ये बना दिया, ठीक है। अब ये जो OH- है इसके साथ रिएक्ट करके ये बना दिया। फर्दर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पता है Fe2+ किस में चेंज हो जाता है, Fe3+ में। वही यहाँ पे हुआ, Fe2+ Fe3+ में चेंज हो गया, ठीक है। फर्दर क्या होता है, ये जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड बना है, FeOH3 बना है, ये ब्रेक डाउन होता है, बेसिकली वाटर को लूज करता है एंड ये रस्ट बना देता है, दिस। और रस्ट क्या होता है, Fe2O3.XH2O, जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये है इसका नाम, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो बेसिकली एक स्पॉट एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, जहां पे से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कैथोड पे पहुंच जा रहे हैं, और फिर कैथोड पे क्या हो जा रहा है, कैथोड पे हमारा रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब कोरोजन कोई अच्छा प्रोसेस तो है नहीं, तो भैया प्रिवेंट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। पेंटिंग कर दो, किसी दूसरी चीज की कोटिंग कर दो, इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली मेटल के कांटेक्ट में, या जो पानी है वो मेटल के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। इसके अलावा आप ग्रीजिंग या ऑयलिंग कर सकते हो, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। अगर आपने ऑयल की एक सतह लगा दी है तो एक सरफेस ऊपर पे आ गया है ना, तो जो ऑयल नहीं, जो ऑक्सीजन है, जो पानी है, वो डायरेक्टली मेटल के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन, देखो यहाँ पे Z आ रहा है ना, तो Z को जिंक से रिलेट करो। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा मेटल है, जैसे आयरन है, ठीक है, तो आयरन के ऊपर हम यहाँ पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हमने जिंक की कोटिंग यहाँ पे कर दी, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो जिंक सैक्रिफाइस करता है, खुद को बेचारा सैक्रिफाइस कर लेता है, आयरन को बचा लेता है, ठीक है। फिर है कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये वही है कि कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल को बाहर से कोट कर दो, यानी कि गैल्वेनाइजेशन कैथोडिक प्रोटेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। फिर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या कर देते हैं, एक ऐसा मेटल लगा देते हैं जो लेस रिएक्टिव होता है, किससे, आयरन से, ठीक है। फिर है हमारा एलॉय। एलॉय क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, जिसमें हम 2 या 3 मेटल्स ले सकते हैं, या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल भी ले सकते हैं। बेसिकली इनको मिक्स करा के हम कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। और ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होती है। देख के मैं पता नहीं लगा सकती हूँ कि मेरे पास 2 अलग अलग मेटल्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने स्टेनलेस स्टील के बर्तन घर में देखे हैं, क्या आपको देख के ऐसा पता चलता है कि उसमें आयरन भी है, क्रोमियम भी है, निकल भी है, नहीं ना, यूनिफॉर्म लगता है पूरा, तो वो एक एलॉय ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हम एलॉय बना देते हैं जिससे रस्टिंग नहीं होती है। जैसे आयरन में बहुत जंग लगता है, पर आयरन के साथ अगर मैंने कार्बन डाल दिया तो इसको हम स्टील कहते हैं, यहाँ पे जंग नहीं लगता है। आयरन के साथ मैंने कहा क्रोमियम डाल दो, आप निकल डाल दो, तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, इसमें भी जंग नहीं लगता है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस है, देख लो। हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4- to Mn2+। अब ये रिएक्शंस होती कैसे हैं वो देखो। ये वैसे रिडक्शन और जो ऑक्सीडेशन है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शंस क्लास 11th में जो चैप्टर है वहां पे रिएक्शन है। इस टाइप से कोई रिएक्शन होती है, ये मैंने आपको DNF ब्लॉक में भी पढ़ाई है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना, तो हम क्या करते हैं, 4H2O यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो यहाँ पे मुझे 8 हाइड्रोजन आयन भी एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे टोटल +7 का चार्ज है, यहाँ पे +2 का, तो 5 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे +2 का चार्ज आएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करें ना, तो कितना फराडे आपको यहाँ पे चार्ज रिक्वायर्ड रहेगा, 5 फराडे, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे देखो Cu2 प्लस को Cu में चेंज करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो कितना फराडे का चार्ज होगा, 2 फराडे का, ठीक है। नेम द सेल यूज्ड इन हेयरिंग एड्स एंड वॉचेस, अभी मैंने कहा था क्वेश्चन आता है मरकरी सेल। फिर कौन सी सेल यूज करती है केमिकल एनर्जी ऑफ H2NO2, ये भी अभी पढ़ा, फ्यूल सेल, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये पूरा चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म होता है। यू कैन वेरीफाई ऑल्सो कि क्या हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला गया है बट एवरीथिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है तो हर एक चीज डिटेल में पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ज्यादा है और थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो जो भी रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और भी, वो भी आपको नहीं समझ में आएगा। प्लस यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। नर्स्ट इक्वेशन को बिल्कुल स्किप मत करना, अच्छे तरीके से मैंने एग्जाम्पल भी बताया है। एक ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन होने हैं, ठीक है। सो दैट इज इट यार फॉर दिस लेक्चर। आई होप इस लेक्चर से आपको काफी बेनिफिट हुआ होगा, और अगर हुआ है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।